नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं शेखावाटी मिशन 100 के राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर। क्या कर रहे हैं? मॉडल पेपर। तो आज अपना दूसरा मॉडल पेपर होगा। पहला मॉडल पेपर प्यारे विद्यार्थियों डाला हुआ है, आपने नहीं देखा तो देख लें। राजनीति विज्ञान की पूरी बुकलेट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फॉर्म में जो मिली हुई है, उसका पूरा सहज और सरल विश्लेषण करके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपको लगवा कर पूरा समझा कर डाला हुआ है। अभी तक नहीं देखा तो वो देख ले प्यारे विद्यार्थियों। पहला मॉडल पेपर भी डाला हुआ है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, राजनीति विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। हर सब्जेक्ट का पर डे अपनी क्लास आ रही है। 10th और 12th बोर्ड की लगभग विषयों की क्लास आ चुकी है और मॉडल पेपर चल रहे हैं। अब हमारे क्या चल रहे हैं? मॉडल पेपर। राजनीति विज्ञान का पहला मॉडल पेपर डाला जा चुका है, दूसरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। कौन सा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? दूसरा। और विषय होगा अपना राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर 3.25 घंटा और 80 का पूर्णांक हूबहू आपका पेपर में आने वाला है। और इस मॉडल पेपर को हल करने के बाद राजनीति विज्ञान के प्रति आपकी सोच है, सब्जेक्ट है, वो देखना आप किस प्रकार से आपका कवर हो रहा है और आपकी सोच है वो कितनी अलग हो जाएगी कि राजनीति विज्ञान को कितना सरल सब्जेक्ट आप समझने लग जाएंगे। उसी पे हम अपनी ये क्लास लेके आए। ये क्लास आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों रामबाण साबित होने वाली है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। खंड ए लगा दें कॉपी में और खंड ए लगाने के बाद प्रश्न अपने होंगे 18 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। शोक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? बताओ, साल कौन सी थी? 1990 की थी, 85 की थी, 80 की थी या 92 की? शोक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। हॉर्न नदी का चमत्कार का संबंध किस देश से है? दक्षिणी कोरिया से। दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? पाकिस्तान है कि भारत है कि श्रीलंका है या बांग्लादेश है? ऑप्शन में दिया हुआ है, बताओ जल्दी। भारत है। साथ साथ आंसर दे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि राजनीति विज्ञान पूरी करवा दी है मैंने। साथ साथ उत्तर दे, तभी मन करेगा कि आपको बहुत कुछ आ रहा है और जो समझाया है वो आपने अच्छे से समझा है। 4 नंबर का प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम किस वर्ष हुई थी? ये बताएं। साल 1985 या 1978 या 1968 या 1972? साल कौन सी? 1972। किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी? टेलीग्राफ, टेलीफोन या माइक्रोचिप या छपाई की तकनीक? क्या छपाई की तकनीक ने राष्ट्रवाद की नींव रखी थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2010 में, 2006 में या 2004 या 1 में? 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न देखें और उत्तर भी दें साथ साथ। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना साल कौन सी? 1950 या 1953 या 1956 या 1952? जल्दी बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में। जल्दी साथ साथ उत्तर देते रहे प्यारे विद्यार्थियों। 1953। भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्न में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण या सरकारी खेती या आत्मनिर्भरता? उदारीकरण को भारत में 1991 में अपनाया है। तो ये पूछ रहा है भारत ने शुरुआती दौर में, तो उदारीकरण हो जाएगा सही ऑप्शन। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? साल थी 2015 की। नेक्स्ट, स्वेज नहर का मुद्दा है प्यारे विद्यार्थियों। स्वेज नहर के मुद्दे पे 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पे हमला किया था? कौन सा देश था? मिस्र। भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश नीति के जनक और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 1975 के आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? अनुच्छेद 352। याद हो गया ना?
12 जून 1975 को किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय याद रह जाएगा ना। राम मनोहर लोहिया संस्थापक थे यंग इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, केसरी या मैनकाइंड? मैनकाइंड की। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ये कौन सा राज्य है? पंजाब। याद आ रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो पंजाब के अमृतसर में एक सैनिक कार्यवाही का कुट नाम क्या था? आतंकवादियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही हुई थी, उसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। साल थी 1984 की। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में राजनीति पर कौन सा मुद्दा प्रभावी है? पूर्वोत्तर में कौन से राज्य आते हैं? 7 सिस्टर्स, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसमें आपको ही बताना है, स्वायत्ता की मांग भी है, अलगाव के आंदोलन भी है, बिल्कुल है, बाहरी लोगों का विरोध भी है। तो उपरोक्त तो सभी हैं, द ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में दूसरा पिछड़ा जो वर्ग आयोग बना था ओबीसी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे। ए ऑप्शन अपना सही है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती? कितनी सीटें थी? 415। नेक्स्ट प्रश्न है अपने रिक्त स्थान वाले, और 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न और 6 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं। अब इनको हम भरेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए, देखो ये जगह कम है ना, ये जगह कम है। जैसे दक्षेश की स्थापना कब और कहाँ हुई, आसियान शैली क्या है, चीन की ओपन डोर नीति क्या है, इन सब को एक प्रिंट के रूप में हमने तैयार किया है, ताकि आपके आंसर हैं वो शॉर्ट में नहीं, आप इनको नोट्स फॉर्म में प्राप्त कर सके। और ये मैप भी साथ में होगा। जैसे मैप में क्या क्या भरना है? बांग्लादेश, रूस, इंग्लैंड, ब्राजील, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका, यूक्रेन और दक्षिणी अफ्रीका। तो चले इनको विस्तार से याद करने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके लिए तैयार किए गए हैं विद आंसर। पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड करें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें, इसके लिए तैयार किया गया है। अब हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखने वाले, बाकी तो कर लिए हमने, 18 प्रश्न कर लिए। अब सद वाले रिक्त स्थान के प्रश्न करेंगे कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पे आधारित थी? समाजवाद पे। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? समाजवाद भरेंगे। सप्त दलीय गठबंधन, 7 दलों का एक गठबंधन किस नेता का प्रसिद्ध है? तो ये नेपाल का है। याद आ गया ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद है, उसका नाम है महासचिव। और महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। वैश्वीकरण से हर संस्कृति अलग और विशिष्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानीयकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया था। कौन से उद्योग? भारी उद्योग। छठा प्रश्न है, केशवानंद भारती खालिस्तान है। वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का बुनियादी ढांचा है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कौन सा वाद था? केशवानंद भारती। साल थी 1973 की। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हर प्रश्न है वो 1 मार्क्स का है। 12 प्रश्न है। नक्सलवादी आंदोलन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? साल थी 1967 की, पश्चिमी बंगाल में। आसियान शैली क्या है? आसियान शैली आसियान देशों के बीच, कितने देश आसियान में? कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी। इन देशों के बीच सहयोग, सहमति, हस्तक्षेप पे आधारित निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, एक शैली है, उसी का नाम है आसियान शैली। चीन की ओपन डोर नीति कब और किसने चलाई? देंग सियोंगपोंग ने, और साल थी 1978 की। याद आ रहा है ना? याद हो रहा है साथ साथ? वेरी गुड। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरने के बाद, मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला? डैंग हैमरशोल्ड दूसरे महासचिव थे, दूसरे नंबर के। तो पहले कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखे। टी से शुरुआत होती है। मैंने ट्रिक सिखाई हुई है, ट्रिक बताई हुई है आपको कि ट्रिक से कैसे याद करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल आजाद।
भारत में सर्वप्रथम कब और किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? साल थी 1957 की और राज्य था केरल। आजादी के बाद भारत ने किस विकास का जो मॉडल अपनाया वो किस प्रकार का था? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। याद हो रहा है साथ साथ बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विकास का एक मॉडल था, उसका नाम था बॉम्बे प्लान। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया? 5 अगस्त 2019 को। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन दो विरोधी राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था? एक थी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा था वाम दल, जिनको कहते हैं वामपंथी दल। वाम दल कौन से होते हैं भारत में? सीपीआई, है ना, सीपीआई, और एक है सीपीआई एम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। एम का मतलब है मार्क्सवादी। ये 1964 में बनी थी। कब बनी? 1964 में, और ये 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न चले कि मंडल आयोग की दो सिफारिश बतानी। कौन सी सिफारिश थी? एक तो 27% आरक्षण लागू कर दिया जाए, एक सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है उसकी पहचान की जाए। लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और अपना मॉडल पेपर है शेखावाटी मिशन 100। खंड ब लगा दें अपनी कॉपी में और शानदार तरीके से लिखना शुरू करें, एक भी मार्क्स आपका कटे नहीं। इस प्रकार से कॉपी को डेकोरेट करें। और टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं? टॉपर के लिखने का जो तरीका है वो इतना शानदार क्यों होता है कि उनका एक भी मार्क्स कटता नहीं है, पूरे फुल मार्क्स आते हैं। तो आप भी कर सकते हो इस प्रकार का काम, और आपके लिए भी टॉपर की कॉपी डाली हुई है, वो देखें और अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करें, साफ सुथरी राइटिंग में लिखें। और अब भी बहुत टाइम बचा है प्यारे विद्यार्थियों, और अपना टाइम 1-1 सेकंड का यूज करें, याद करने के लिए करें। सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका बताओ। मिखाइल गोर्बाचोव ने नीतियां अपनाई थी, एक तो ग्लासनोस्ट और एक पेरेस्ट्रोइका। इसके कारण राजनीतिक स्वतंत्रता की जो आकांक्षा थी, उम्मीद थी, वो बढ़ गई थी, जिससे केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो गई थी, केंद्रीकृत सत्ता। और इसका परिणाम ये निकला कि सोवियत संघ विघटित हो गया। शॉक थेरेपी के दो परिणाम बताने, तो एक तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई। शॉक थेरेपी पता है ना आपको? आघात पहुंचाकर उपचार करना। और ये उन देशों में अपनाई थी जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। अपनाने वाली संस्थाएं कौन सी थी? IMF और वर्ल्ड बैंक। याद आ रहा है ना? वेरी गुड। भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग के मुद्दे बताने। कौन कौन से चीजों पे, कौन कौन से मुद्दों पे भारत और बांग्लादेश सहयोग करते हैं? एक तो जल बंटवारे पे, सीमा प्रबंधन पे, व्यापार और आतंकवाद पे, ये मुद्दे हैं इनके सहयोग करने के। रियो सम्मेलन पे टिप्पणी लिखनी है। रियो पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं ना, 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। देश कौन सा? ब्राजील। इस पे टिप्पणी क्या लिखें कि ये पर्यावरण और विकास के मुद्दे पे हुआ था, जिसमें सतत विकास पे जोर दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एजेंडा 21 इसमें इसी में जारी किया था। भारत में कांग्रेस प्रभुत्व के दो कारण बताने। एक तो स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व, दूसरा संगठित पार्टी संरचना थी और लोगों तक पहुंच थी, ये प्रमुख कारण थे इसके। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? युद्ध की स्थिति थी, आर्थिक संकट था, खाद्यान्न की कमी थी, अनाज की कमी थी भारत के सामने, और राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। क्यों? क्योंकि 1960 से 70 तक जो 10 साल का पीरियड होता है ना, उसको कहते हैं दशक। अब चीन का युद्ध भी इसी समय हुआ 1962 में। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध था, वो भी इसी दौर में था, और आर्थिक संकट भी था, और खाद्यान्न की भी कमी थी, मानसून था वो भी सही से नहीं था, यानी मानसून भी धोखा
दे रहा था। अनाज की कमी, बड़ी कमी बनी हुई थी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, जैसे 1964 में नेहरू की मृत्यु, 66 में फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, तो राजनीतिक उत्तराधिकार का संकट भी सामने था। सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेताओं का शक्तिशाली समूह था ना, वो सिंडिकेट था। 1974 की रेल हड़ताल पर टिप्पणी लिखनी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई, और इस हड़ताल का कारण ये था कि जो मजदूर थे, रेलवे कर्मचारी, उनमें असंतोष था। लाल डेंगा और राजीव गांधी के बीच समझौते के बारे में बताएं। 1986 में हुआ, और उसके बाद से मिजोरम में शांति बनी हुई है और विद्रोह समाप्त हो गया था। और जो नेता थे, जो क्रांति कर रहे थे, जिनके हाथों में हथियार थे, वो राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद से मिजोरम आज तक शांत क्षेत्र है। किस साल से? 1986 के बाद से। भारत में राजनीतिक दलों के बीच सहमति के दो मुद्दे बताने, एक तो लोकतंत्र और एक राष्ट्रीय एकता। खंड 6 लगा दे। खंड 6 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है 14 नंबर का, कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जापान की अर्थव्यवस्था बतानी। तो जापान की तकनीक, जापान के उद्योग, जापान का निर्यात आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उसके कारण ये एक वैश्विक शक्ति बना हुआ है। यूरोपीय संघ के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभावों का उल्लेख करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण को समझाइए। पर्यावरण के मुद्दे पर, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, और ये अंतर है उनके आर्थिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्राथमिकताओं के कारण। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, वो हैं विकसित और औद्योगिक देश। ये पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार रहे, और पर्यावरण संरक्षण के कई जो कड़े नियम हैं, वैश्विक मानक हैं, उन पे जोर देते हैं। विकासशील देशों से भी समान उत्सर्जन कटौती की ये उपेक्षा करते हैं कि विकासशील देश भी उतना ही इसमें फंड दे जितना हम दे रहे हैं। तकनीक आधारित समाधान, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बल देते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध के देश कौन से हैं? जो कि विकासशील हैं, अल्प विकसित हैं। कौन से हैं? जो विकासशील हैं और अल्प विकसित हैं, यानी अभी ये विकसित नहीं हुए। इन देशों की प्राथमिकता आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन है। ऐतिहासिक प्रदूषण में इनकी भूमिका सीमित ही रही है। प्रदूषण कमी किया है क्योंकि इन्होंने तो उद्योग ही लेट लगाए, ये तो आज़ादी बहुत बाद में हुए। समान लेकिन विभेदित जो जिम्मेदारी है, उस पे जोर देते, यानी साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी के कॉन्सेप्ट पे जोर देते हैं। ये देश वित्तीय सहायता और तकनीकी हस्तांतरण की मांग करते हैं। निष्कर्ष ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, उनमें संतुलन आवश्यक है, ताकि पर्यावरण संरक्षण, विकास दोनों लक्ष्यों को साथ प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट अथवा का प्रश्न, इसमें मूलवासी और उसके अधिकारों की है। मूलवासी कौन होते हैं? जो स्थायी रूप से आदिवासी टाइप में जंगलों में रहते हैं। उनका जो रहन सहन है, वो अपने कल्चर से किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। उनका रोजी रोटी है वो जंगलों में ही है, वनों में ही है। तो ये अपने अधिकारों की मांग करते हैं। जीवन और सम्मान के अधिकार की बात करते हैं। फिर भूमि और संसाधनों की, यानी जल, जंगल और जमीन, इनके प्राकृतिक संसाधन हैं, इन पर इनका पारंपरिक अधिकार है। ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, ये बचाना चाहते हैं इनको। संस्कृति और पहचान का अधिकार रखना चाहते हैं। सब शासन है, इनके खुद की ग्राम सभा, स्थानीय संस्थाएं होती, उनके माध्यम से निर्णय करना चाहते हैं। फिर शिक्षा का अधिकार चाहते हैं, समान और सुलभ शिक्षा हो, अपनी भाषा में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उचित स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण इनको मिले। आर्थिक विकास का अधिकार मिले, यानी इनको रोजगार मिले। आजीविका और विकास योजनाओं में इनको भागीदारी भी मिले। सम्मानजनक जीवन और समावेशी विकास, भेदभाव से इनको इनकी सुरक्षा हो, कानूनी संरक्षण भी इनको मिले। ये सभी इनके अधिकार हैं, इनकी मांग है। वैश्वीकरण के प्रतिरोध, वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है?
वैश्वीकरण यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना, एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका विरोध होने का क्या कारण है? तो आर्थिक असमानता, गरीब और अमीर और गरीब दोनों के बीच का अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये विरोध करते हैं। इनका ये भी कहना है कि स्थानीय उद्योगों का पे भी प्रभाव पड़ा है, छोटे और कुटीर उद्योग हैं वो उनको नुकसान हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, स्वदेशी उद्योग बंद होने से रोजगार में कमी आई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व जमता जा रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इनका नियंत्रण होता जा रहा है। सांस्कृतिक प्रभाव, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, कम मजदूरी और असुरक्षित कार्य स्थितियां मिल रही हैं। अथवा का प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ और उनके कारणों का उल्लेख कीजिए। अर्थ क्या है? पहले तो अर्थ देखेंगे कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसमें वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, तकनीक का, विचारों का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के कारण क्या है? तकनीक का विकास होना, परिवहन और संचार में क्रांति आना, उदारीकरण, निजीकरण में बढ़ावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, WTO जैसी संस्थाओं की भूमिका, उपभोक्ता मांग में वृद्धि, ये प्रमुख कारण है। भारत की विदेश नीति की विशेषता बतानी है। भारत की विदेश नीति कौन सी विशेषता है? भारत पाक संबंधों पर टिप्पणी लिखनी है। पहले विशेषताओं की बात करेंगे, जो प्रश्न बेस्ट आता है वही करना है। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं करेंगे। विदेश नीति होती क्या है? तो जिस नीति के तहत कोई देश दूसरे देशों से संबंध स्थापित करता है उसे विदेश नीति कहते हैं। तो भारत की भी अपनी एक विदेश नीति है, जैसे गुट निरपेक्षता, सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति, पंचशील 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया हुआ है, शांति और अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण समाधान पे जोर देना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा। विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास है, उपनिवेशवाद का विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध, विश्व शांति में विश्वास, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। अथवा का प्रश्न करेंगे, भारत पाक संबंधों पे टिप्पणी। किस प्रकार के संबंध हैं भारत और पाकिस्तान के? देखो ये पॉइंट बना ले। भारत और पाकिस्तान की शुरुआत 1947 में हुई है, विभाजन से। कश्मीर इनमें प्रमुख मुद्दा रहा है तनाव का। अब तक इनके बीच 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं, ये साल है। और आतंकवाद एवं सीमा संघर्ष उल्लंघन संबंधी बाधा बनी हुए, सीमा विवाद इनके बीच जो कि रेड क्लिफ रेखा है वो भी प्रमुख कारण है। शिमला समझौता 1972 में हुआ, लाहौर 1999 में हुआ। शांति के प्रयास किए गए। दोनों देश हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न है और जिससे संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। संवाद और विश्वास निर्माण से शांति संभव है। सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखें, दक्षिण एशिया की स्थिति के लिए भी आवश्यक है कि दोनों के बीच संबंध अच्छे हों। निबंधात्मक प्रश्न है और हर प्रश्न 4 मार्क्स का है। 18 का प्रश्न, भारत में सुरक्षा रणनीतियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का उल्लेख करते हुए उसके सुरक्षा उपाय बताएं। भारत की सुरक्षा रणनीतियां ये हैं, आपके लिए तैयार किया गया ताकि आप ढंग से अच्छे से इसी प्रकार से अपने पेपर में लिख के आ सके। सैन्य शक्ति सुदृढ़ की जाए, जल, थल और वायु तीन है ना, तीनों मोर्चों पे मजबूत किया जाए भारत की सेना को। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु नीति, न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की नीति, सीमा सुरक्षा, सतर्क और बाड़ाबंदी होनी चाहिए, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटना, कूटनीतिक प्रयास, मित्र देशों के साथ सहयोग बना के रखना, आर्थिक सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था से ही सुरक्षा का आधार माना जाता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और उसके उपाय कौन से हैं? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा कौन सी है? जो सैन्य खतरों पर जोर देती है। इसमें शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, आधुनिक हथियार होने चाहिए, रक्षा संधियां होनी चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, खुफिया तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद और मणिपुर का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ? भारत विभाजन का उल्लेख करते हुए भारत और पाक विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। हैदराबाद सेम टू सेम प्रश्न आपको आंसर है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो हैदराबाद का निजाम शासक था, उसका नाम क्या था? निजाम। 1948 में पोलो के एक सैनिक संगठन द्वारा इसको भारत में विलय किया गया था। तो वहाँ जो निजाम था
वो वहाँ की जनता को, हैदराबाद की जनता को परेशान करता था, किसानों को परेशान करता था। वो चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं, जैसा कि संभव नहीं था, क्योंकि वो भारत का भौगोलिक क्षेत्र ही इस प्रकार से था, हैदराबाद की रियासत के चारों ओर। उसने एक सेना भी बना रखी थी जिसका नाम क्या था, रजाकार। ये पूरा पीडीएफ में बताया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाते हुए पूरा समझाया हुआ है। और ये मणिपुर है, जो कि 1949 में मणिपुर के जो महाराजा थे बौद्ध चंद्र सिंह, उनको किस प्रकार से विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। तो इन दोनों रियासतों को शामिल कर लिया जाता है। और ये अब हम करेंगे भारत विभाजन से जुड़ी हुई कठिनाइयां। तो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। कौन सी कठिनाई थी? बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ, हिंसा हुई, संपत्ति संसाधनों का बंटवारा हुआ, प्रशासन अव्यवस्था बनी और शरणार्थियों के पुनर्वास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे मानचित्र का। मानचित्र में हम भरेंगे बांग्लादेश, रूस, इंग्लैंड और ब्राजील, और या फिर एक भरें दक्षिणी कोरिया, अमेरिका, यूक्रेन और दक्षिणी अफ्रीका। मैं ये आपको 4 अथवा वाले और 4 ये 8 जगह भरवा रही हूँ, आप अच्छे से देखें। अब हम भरेंगे जैसे अमेरिका, कहाँ है अमेरिका? ये ब्राजील, इंग्लैंड, यूक्रेन, रूस, बांग्लादेश और दक्षिणी कोरिया। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, ये यहाँ पे, तो ये बांग्लादेश है, रूस है, दक्षिणी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है, जापान के पास। भर लेंगे ना आप? ये ब्रिटेन है। तो पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर विद्यार्थियों, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें, और पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी, पीडीएफ डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट हमारा कंटेंट होगा आपकी तैयारी किस प्रकार से मजबूत करें, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, इसी पे हम जोर दे रहे हैं। और नेक्स्ट दूसरा मॉडल पेपर लाएंगे